super antigens. So students, today we will see more examples of super antigens and the mechanism of activating, how it is activating T cell. So their role in T cell activation, we will see. Super antigens and its role in T. स्क्रीन दिख रही है स्टूडेंट्स? यस सर। स्क्रीन पर जो राइटिंग है छोटा है या बड़ा है, कैसा है पहले के मुकाबले? Is it clearly visible to you? Yes, sir. So we had seen bacterial examples of bacterial superantigens in the last class. Some of the potent viral superantigens. ये हो गया आपका बैक्टीरियल, देख लिए, वायरल, ठीक है। वायरल में भी माउस में एंड ह्यूमंस में। माउस में क्यों? क्योंकि इसमें स्टडी हो रहा है, मॉडल सिस्टम है। ओके, ह्यूमन में तो स्टडी कर नहीं सकते। ये सुपर एंटीजन कौन डालने देगा अपनी बॉडी में? कितना डेंजरस है। तो चूहा तो कुछ बोलेगा नहीं, उसको डाल दो पकड़ के। सो इन माउस में इट हैज बीन सीन दैट there is one super antigen, name is MMTV. This is basically only mouse में सिर्फ एक यही आइडेंटिफाई हुआ है, only mouse mammary tumor virus, माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस। ये वायरस का नाम है, सुपर एंटीजन का नाम नहीं है, ये वायरस का नाम है, या MMT वायरस कह दो, एक माइट्रिक वायरस, MMT वायरस। एंड ये वायरस पर जो एंटीजेंस है, those antigens, some of those antigens will work as super antigens. A particular type of antigen, so MMT virus encoded, right? Encoded SAR. ये हो गया, और इसके काफी स्टडी किया गया है, इस पर रिसर्च हुआ है। So we know this the only super antigen for the mouse. Okay. Humans में super antigenic activity has been studied best in the case of the cytomegalovirus. This virus generates. Okay, and there is one more, Epstein-Barr virus. Okay, और अभी एक रिसेंटली मतलब ज्यादा टाइम में 10 साल होता होगा, एक एनवेलप जीन है, एंडोजीनियस ह्यूमन रेट्रोवायरस। एक एंडोजीनियस ह्यूमन रेट्रोवायरस है जो कि पैंक्रियाज में रहता है, आपको पता भी नहीं चलता है आपके पैंक्रियाज में है। ओके, एंड दैट एंडोवायरस sometimes
and this envelope protein of that virus becomes super antigen sometimes. So recently it has been found in the study that the envelope gene of endogenous human retrovirus isolated from pancreatic islets. So this virus also gives back, and that site binds to beta variable नंबर 7. बीटा वेरिएबल कहाँ पर है? टी सेल रिसेप्टर में, और बीटा एलिमेंट जो है वेरिएबल बीटा आर ऑफ 50 टाइप्स. दिस एलिमेंट आर ऑफ 50 टाइप्स ओनली. इसमें से नंबर 7 के साथ जिस टी सेल रिसेप्टर में बीटा वेरिएबल डोमेन नंबर 7 वाला है, इसमें से कोई एक ही प्रेजेंट रहेगा एक टी सेल रिसेप्टर में, या तो पहला, दूसरा, तीसरा, 50वां टाइप तक में से कोई एक, 7वां वाला से ये बाइंड करता है. ओके, आगे भी हम बताएंगे, इतना आप कंफ्यूज कर जाओगे ज्यादा इसको करेंगे एलाबोरेट तो. ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल से, इसमें 2-3 नाम भी याद रखो, काफी है आपके लिए. ओके स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर टू यू? यस सर. सुपर एंटीजन क्या है बताइए, समझे तो? व्हाट इज सुपर एंटीजन? सुपर एंटीजन क्या है? सुपर हीरो बोलते हैं कोई भी चीज को सुपर. आपके क्लास का नाम सुपर एक्टिव है, क्यों है सुपर एंटीजन? सर टी सेल की पॉपुलेशन को लार्ज करता है, एक्टिवेट करता है. यस, करता है, proliferate, activate, and it will result into the massive release of cytokines by T cell as well as antigen presenting cell. It will stimulate and activate these cells, and later the cytokines released by the T cell will activate macrophage. IFN गामा टी सेल से निकला, वो मैक्रोफाज को एक्टिवेट करेगा. ओके, and TNF alpha will be secreted in less quantities. Yes. Yes. सर इसको इम्यूनिटी प्रमोटर बोल सकते हैं सर, सुपर एंटीजन? नो, ये तो डिस्ट्रॉयर है, प्रमोटर कैसे बोलोगे? डिस्ट्रॉयर, अच्छा अच्छा, ओके सर. पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा इम्यूनिटी को, बिकॉज इट विल क्यों डिस्ट्रॉय करेगा? अनरेस्पॉन्सिव टी सेल्स, इसमें एनर्जी आ गया. यस सर, यस सर, एनर्जिक टी सेल्स यानी अनरेस्पॉन्सिव टी सेल्स, जब नॉर्मल सिचुएशन रिस्टोर होगा तो सेल जो है, आपका इम्यून सिस्टम इतना होशियार है, वो चुन चुन के इसको खत्म करेगा. इट विल बी डिलीटेड. कौन हमारा मुसीबत के टाइम पर काम नहीं आया, जिसको काम आना चाहिए था? लेकिन ये तो शिकार हो गया सुपर एंटीजन का, इस वजह से एनर्जिक हो गए टी सेल्स. तो हमारा इम्यून सिस्टम नहीं समझेगा, इसको डिलीट कर देगा टी सेल पॉपुलेशन को. अब आप इमेजिन कीजिए कि सुपर एंटीजन इज अनस्पेसिफिकली एक्टिवेटिंग टी सेल पॉपुलेशन, so it has the ability of affecting large population of T cells. Antigen is affecting T cell in a very limited way. That is the normal mechanism, because that interaction is based upon the specificity between antigen and T cell receptor. But this interaction is not based upon the specificity. Okay, some super antigens can bind to इस वेरिएबल बीटा में से जितने भी टी सेल रिसेप्टर. सपोज ये सुपर एंटीजन ए
कैन बाइंड टू वेरिएबल बीटा नंबर 2 to 4। जितने भी टी सेल रिसेप्टर्स होंगे जिसमें ये एलिमेंट होंगे, वेरिएबल बीटा 2 या वेरिएबल बीटा 3 या वेरिएबल बीटा 4, उन सब से बाइंड कर जाएगा सुपर एंटीजन। तो इंस्टेड ऑफ एक्टिवेटिंग ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टी सेल 0.0001%, जो कि नॉर्मल मैकेनिज्म था, now because of this unspecific binding, this T super antigen is activating a large number of T cells. Nearly around 20% of the T cell population will be affected. और इतना सारा T cell सबको रेस्टिंग कंडीशन में होना चाहिए था, नाइव होना चाहिए था, एक्टिवेशन नहीं होना चाहिए था T cell का, लिम्फ नोड में इसको रेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि उसके लिए बना नहीं है वो एंटीजन स्पेसिफिसिटी। तो क्यों एक्टिवेट होगा? विदाउट स्पेसिफिसिटी इट इज एक्टिवेटिंग, मीन्स फॉल्स एक्टिवेशन है, नहीं होना चाहिए था। तो इतने नंबर ऑफ टी सेल एक्टिवेट हो गए। अब ये जो टी सेल एक्टिवेट हो गए, ये हो सकता है किसी दूसरे पैथोजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक हो, या इस पैथोजन के अगेंस्ट भी स्पेसिफिक हो, बहुत तरह का हो सकता है टी सेल। अब ये मुसीबत के टाइम पर काम नहीं आया, क्योंकि इसको साइलेंट कर दिया गया ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइटोकाइन्स। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइटोकाइन्स by T cell will result into silencing these T cells, inactivating these T cells. So then T cells will be inactivated and energy, और ये काम नहीं आया, then later when the normal situation is restored, these will be deleted. Suppose if it is 20%, so this is a very significant number. पूरे बॉडी का 1/5वां टी सेल पॉपुलेशन गायब हो गया, क्या होगा फिर? Person will become immunochallenged, immunodeficient. A person will easily get infections. Okay, और बहुत सारी बीमारियां इसमें डेवलप हो जाती हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, स्किन डिजीजेज हो जाता है, इवन डायबिटिक मेलाइटस हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ दिस। एक कावासाकी डिजीज है, जापान में एक कावासाकी नाम का पेडिट्रिशियन था, उसने डिस्कवर किया था कावासाकी डिजीज, बच्चों में होता है, वो भी लड़कों में, लड़कियों में नहीं होता है, and the exact reason is not known, but it has been seen that super antigen staphylococcal in origin is associated with this disease. Exact mechanism is not known. So all these, many of such diseases happen because of this. So I will list at the end of this class all those diseases. First you should understand it, that what super antigens are basically a class of antigens that results in excessive activation of immune response, immune system. Okay, students, are you getting? आवाज आ रही है? हेलो, सो जाता है। यस सर, आ रही है आवाज सर। तुरंत जवाब दो ना। And because of this excessive activation of immune system, because of non-specific activation of T cells, a polyclonal T cell activation occurs, and we get a polyclonal population of T cell. Polyclonal कहने का मतलब है varieties of T cell receptors having varieties of specificity. Okay, so a diverse population of T cells, and polyclonal T cell population gets activated and then resulting into massive cytokine release. यानी बैक्टीरिया जितना सुपर एंटीजन का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा इन द ह्यूमन बॉडी and internalized, all these super antigen molecules have the potential to bind to one APC first and one T cell later, because it is forming, super antigen is forming cross bridge between two. ये APC है, ये T cell है, T helper cell. APC पर MHC2 से बाइंड है और T हेल्पर सेल पर TCR रिसेप्टर के
वेरिएबल बीटा टू डोमेन से, वेरिएबल बीटा डोमेन से ये इंटरेक्ट किया हुआ है। तो इसकी वजह से मैसिव साइटोकाइन रिलीज हुआ है और बहुत सारे रिपरकशंस हो जाएंगे। ठीक, सो you know that the sharks are produced by some pathogenic viruses like these, and bacteria streptococcal and staphylococcal in origin। ठीक है, एक और एग्जांपल है यहाँ वायरल का, रेबीज वायरस, कुत्ता वाला जो है रेबीज वायरस, दैट ऑल्सो बिकम सुपर एंटीजन। मतलब आप समझ लो सुपर एंटीजन एक तरह से जहर है, इट इज पॉइजन। टॉक्सिन, you getting students? Yes, sir. And bacteria and viruses are using it as their defense mechanism to produce super antigen, which is mimicking our normal mechanism of T cell activation and replacing it, and so that the virus is escaping and T cell is no longer available for that antigen interaction because it has interacted with the super antigen, and super antigen made them lazy and lethargy. They have become energetic. So a large number of activated T cells then generates a massive immune response. And that immune response is not specific to any particular epitope present on the sac, जिसकी वजह से हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, एस्पेक्ट है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ cytokine, appropriate cytokines at appropriate level by T cells. Okay. That appropriate level at in appropriate quantity and appropriate cytokine, बहुत तरह के cytokine है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो ना आकर के एक पूरा वेराइटी ऑफ साइटोकाइंस और बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगा टी सेल के द्वारा, जिससे हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी चैलेंज हो गया, बाधित हो गया, जिसकी वजह से it has lost its capacity to target antigens with high specificity. Or large number of activated T cells, they secrete large amount of cytokines. जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटरफेरॉन गामा है, क्योंकि यही इंटरफेरॉन गामा मैक्रोफाज को एक्टिवेट करने वाला है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ इंटरफेरॉन गामा, इसको मिटा दें स्टूडेंट। यस सर। IFN गामा, interferon gamma produced by T cell will activate macrophage to stimulate other cytokines.
ये मैक्रोफाज भी बहुत सारा का साइटोकाइन प्रोड्यूस करेगा, ओवर प्रोड्यूस करेगा, एंड ऑल दी साइटोकाइंस आर ओवर प्रोडक्शन ऑफ, and these are basically pro-inflammatory in nature. जैसे कि आपका हो गया TNF अल्फा, IL-1, IL-6, इसमें से TNF अल्फा क्या करता है, क्योंकि मैक्रोफाज से ओवर प्रोडक्शन हो रहा है मैसिव अमाउंट पर, TNF अल्फा विल जो है it is very important in inflammatory processes, and in normal circumstances it is released locally in the low levels and helps the immune system to defeat pathogens. But the overproduction of it, yani systemic release of this cytokine in the blood and in high levels due to mass T cell activation resulting from the SAG binding, this can cause severe and life-threatening symptoms. TNF alpha, okay? जैसे कि शॉक, आपका टॉक्सिसिटी इंड्यूस्ड शॉक और मल्टी ऑर्गन फेल्योर, दिस विल लीड। तो कितना डेंजरस है, एक साइटोकाइन अकेला ही उसको शॉक में ला देगा, मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जाएगा। और TNF अल्फा जब रिलीज होगा, ये लार्ज अमाउंट, बहुत सारे सिनर्जिक रिलीज होता है, मैक्रोफाज एक साथ बर्स्ट रिलीज करेंगे लार्ज अमाउंट में, तो बॉडी सीवर करेगा, फीवर आएगा, ये तो नॉर्मल साइन हुआ। और उसके बाद प्रोग्रेसिव साइन है इस दिस वन, शॉक एंड मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, इट विल गो टुवर्ड्स दैट। सो आप साग का स्ट्रक्चर बता दिए थे, ठीक। हेलो, साग का स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे। यस सर, डिस्कस किए थे। हाँ, डिस्कस कर लिए थे। आई थिंक बाइंडिंग भी डिस्कस कर लिए थे, हाउ टू इज बाइंडिंग। कंफ्यूज नहीं करोगे, सुपर एंटीजन is binding first to the MHC class 2. MHC class 2 के दोनों चेन से बाइंड कर सकता है, या अल्फा चेन के साथ भी, बीटा चेन के साथ, ठीक। तो MHC class 1 is like this. There are two chains, alpha and beta. So this will bind to their alpha chain or beta chain. MHC class 2. Present on APC. Beta 2, alpha 1, alpha 2. और ये साग यहाँ पर एंटीजेनिक पेप्टाइड है,
बाहर भी निकला हुआ है, पूरा अंदर घुसा रहेगा क्लेफ्ट में, तो इंटरेक्ट कैसे करेगा टी सेल रिसेप्टर के साथ? टी सेल रिसेप्टर में वेरिएबल बीटा चेन से, टी सेल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, क्या है? कुछ नहीं, इसे बनाना दो, अल्फा चेन बीटा चेन, ठीक, इसमें दो भाग में कर देना इसको। दिस इज द वेरिएबल अल्फा, इधर मान लो अभी अल्फा बीटा किधर भी लिखो, वेरिएबल बीटा, कांस्टेंट अल्फा एंड कांस्टेंट बीटा। Then there is a cytoplasmic tail. This is the region which is specific to the peptide. This peptide. So this peptide will fit into this. After that, this T cell receptor will give the signal that okay, यहाँ पर binding has happened. Then protein kinase pathways, particularly tyrosine kinase, pathway will get activated, resulting into the production of the cytokines by these cells. एंटीजेनिक फ्रेगमेंट से भी, अगर एंटीजन से है बाउंड, क्योंकि एंटीजन तो स्पेसिफिक बाइंडिंग करता है, तो बहुत कम ही टी सेल से बाइंड करेगा एंटीजन, जिसके साथ स्पेसिफिक बाइंडिंग होगा, फिट होगा इसमें तब। तो एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर इज ओनली डिटरमाइनिंग द फिट इनटू दिस ग्रुप, द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड। द ड्यूरेशन ऑफ दिस बाइंडिंग इज डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन। अगर ये फिट होगा, क्योंकि छोटा पेप्टाइड है, तो ये इस फिट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दिस सेल हैज ईदर CD4 को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल और CD8। तो चूंकि अभी MSc क्लास 2 पढ़ रहे हैं, दिस इज, सो दिस विल बी CD4, ठीक। सो दिस CD4 बाइंड्स टू MSc2, ये MSc2 को पकड़ लिया, CD4, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, इसको पकड़े हुए है क्योंकि छोटा मॉलिक्यूल है, ये इसमें फिट हुआ और ये ज्यादा ड्यूरेशन तक बाउंड रहे, इसलिए इधर से क्लैंप से अटैच है। CD4 को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है, और जितने टाइम तक ये बाउंड रहेगा टी सेल रिसेप्टर विद द एंटीजन या सुपर एंटीजन इस केस में, तब तक साइटोकाइन रिलीज होता रहेगा। सो दिस इज अ टेम्पोरल बाइंडिंग। Once the normalcy is restored, this binding is production of co-stimulatory molecule is internalized. As a result of which co-stimulatory molecule MSc internalized हो जाएगा। तो ये इंटरनलाइज हो गया, अंदर सेल ले लिया अपने अंदर, तो ये बाइंडिंग छूट गया, छूटने से फिर साइटोकाइन प्रोडक्शन स्टॉप हो गया। यानी एक तरह से ये स्विच है, जब तक यहाँ पर वेरिएबल बीटा डोमेन से बाइंड किया हुआ तो सुपर एंटीजन, अगर नॉर्मल एंटीजन होता तो वेरिएबल अल्फा डोमेन भी इसमें पार्टिसिपेट करता, ठीक है। तो प्रॉपर एक्टिवेशन ऑफ टी सेल होता। सुपर एंटीजन है, अब ये सुपर एंटीजन इज ऑल्सो बाउंड टू, छोटा बना दिए, वेरिएबल बीटा रीजन। एक तरफ तो ये MSc क्लास 2 के